2022 में कैंसर के मामले 15 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं। इसके अलावा हजारों कैसे ऐसे होंगे जो आंकड़ों में शामिल नहीं होंगे, ऐसे कई सारे केसेस होंगे। 2025 में मरीजों की संख्या 10% से ज्यादा के इजाफे का अनुमान है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी कहना है कि कैंसर का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कैंसर से निपटने के लिए पूरी दुनिया में कैंसर दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 15 से 39 साल के युवाओं के बीच 84,000 मामले सामने आए हैं, जो कि अमेरिका में कुल कैंसर के मरीजों की संख्या का 4.3% है। भारत की बात करें तो भारत में पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक नए कैंसर मामलों की संख्या 35 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 2022 के मुकाबले 77% अधिक है। कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह खराब जीवन शैली, तंबाकू, शराब, मोटापा और प्रदूषण है। सवाल यह है कि कैंसर से बचाव कैसे किया जाए। कैंसर का इलाज भी बहुत महंगा है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर सुनील भट्ट मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तो हम बात करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज कैंसर डे है, कैंसर को लेकर मुझे लगता है कि हम सबको इस नाम से तो हम हर कोई अवगत है, लेकिन अगर थोड़ी सी गहराई में जाएं तो शायद ही जानकारी हो कि आखिरकार कैंसर होता क्या है, क्यों होता है। बस एक नाम है जो डरावना लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमारा इस प्रोग्राम का आपको इनवाइट करने के लिए। देखिए, कैंसर जो है इसको हम एक्चुअली मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, मतलब जो कि हमारे नॉर्मल जो ऑर्गन्स में जो हमारी सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो बड़ी कंट्रोल्ड फैशन में रहती है। लेकिन अगर ये ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ग्रोथ विदाउट कंट्रोल बढ़ते जाए तो उसको कैंसर बोलते हैं। और कैंसर का एक टिपिकल एक क्वालिटी है वो है कि ये स्प्रेड हो सकता है। जहां से ये ग्रोथ बढ़ रही है वहां से ट्यूमर बन के बाकी जगहों पे स्प्रेड हो सकता है, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो कैंसर लेमन लैंग्वेज में ये जो है इसको हम मानते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया अभी बिल्कुल जो इसका जो इंसिडेंस है, जो कैंसर का जो लोगों में जो प्रचलन है वो काफी बड़ा है पिछले कुछ सालों से, और उसके काफी कारण है जैसे आपने अभी डिस्कस किया, तो उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट जो है कैंसर ग्रोथ जो है वो आपका एबनॉर्मल सेल्स का जो जो है मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता है और वो फैलता है शरीर के बाकी अंगों में। जी, हमारे साथ डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर जी भी इस वक्त मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सरिता जी, एक महिला के तौर पर मेरा पहला सवाल यही है कि ब्रेस्ट कैंसर की लगातार तादाद जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। तमाम सेलिब्रिटीज को हम देख रहे हैं। अभी हम जो आंकड़े पढ़ रहे थे उनके लिहाज से कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है आपका लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो कितना कुछ डिपेंड करता है जीवन शैली पर, और ये तादाद जो है लगातार क्या जीवन शैली की वजह से ही बढ़ती जा रही है ब्रेस्ट कैंसर की? हाँ, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के दो मतलब कॉजेस है। एक तो जेनेटिक है, जो 20% जेनेटिक है, और दूसरा है मल्टी, मतलब अलग अलग फैक्टर से होता है, जिसमें कि एक फैक्टर है कि ओबेसिटी, मतलब मोटापा। तो मोटापा से ये जो ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन काफ़ी बढ़ता है बॉडी में, और उस वजह से वो स्तन पे के जो सेल्स है उस पर असर पड़ता है। उसके अलावा ये जो मोटापा है उससे यूट्राइन कैंसर भी काफ़ी उससे लिंक्ड है, क्योंकि ये इवन मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन बनता है बॉडी में वो मोटापे की तरह फैट सेल्स में बनता है, और वो जो यूट्राइन वॉल जो बचराने के दीवार को मोटा कर देता है और वो आगे कैंसर बनता है। तो ये मोटापे की वजह से यूट्राइन कैंसर भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है जी, और ब्रेस्ट कैंसर तो है ही। जी, सर, आपसे जानना चाहूंगी सुनील भट्ट जी, डॉक्टर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कैंसर जैसे रोग की बात करते हैं तो बड़ी सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं। चिकित्सा कैसे होगी, कितना समय लगेगा, और मैंने बड़े सारे केसेस में देखा है कि कैंसर क्योर होने के बाद रिवाइव भी होता है। सबसे पहले तो आपके द्वारा दर्शकों को हम ये पहले जानकारी देना चाहते हैं कि हाँ, कैंसर का जो जो इंसिडेंस है काफ़ी बड़ा है कुछ सालों में, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये कि कैंसर को अर्ली डिटेक्शन अगर करें, अगर हम उसको पहले स्टेजेस में पकड़ें, तो काफी सारे जो केसेस है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्योर। तो कैंसर में क्योर संभव है और काफी कैंसर क्योरेबल है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये कि इसको डायग्नोसिस जो है, डिटेक्शन जो है वो जल्दी होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो अभी जो फोकस है और आज के कैंसर डे का भी जो फोकस है, उसमें हम दो चीजें कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों के साथ। एक तो कि आप अपना प्रिवेंशन पे काफी जोर दें। प्रिवेंशन जैसे आपने बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचुरल खाना, जंक खाना अवॉइड करना है, स्मोकिंग को बंद करना है, लिमिटेड में अल्कोहल, अगर है अल्कोहल कोई लेता भी लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में लेना, तंबाकू गुटखा जो हमारे कंट्री में काफी कॉमन है, इन सब से हमको जो है वो हमको प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकती है? हमको सबको पहले ये समझना चाहिए कि हम सबको रिस्क है कैंसर होने का। तो इसलिए अगर हम वो रिस्क समझेंगे तो हम अपना डिटेक्शन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, डिटेक्शन के लिए रेगुलर इंटरवल्स में चेकअप करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब अभी बताया, डॉक्टर सरिता ने, ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंशन डिटेक्शन स्ट्रेटेजीज है, सेल्फ एग्जामिनेशन है, या अगर आपको कोई डाउट लगता है, उसकी मेमोग्राफी है, कुछ एज के बाद आपको रेगुलर मेमोग्राफी करानी है। जैसे बच्चादानी का कैंसर है उसके लिए आपको पैप्समेयर है वो रेगुलर कराना चाहिए, है ना। तो हेड एंड नेक कैंसर्स है, मुंह के, गले के, तो उसमें एग्जामिनेशन से आप पकड़ सकते हैं। एनुअल ब्लड चेकअप में कुछ कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें आप प्रोस्टेट का कैंसर या और कोई कैंसर जो है पहले पकड़ सकते हैं। सिम्टम्स को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। किसी को लगातार बुखार चल रहा है, कहीं पे लंप है बॉडी में, पेट का जो है सिर्फ पेट का जो कॉन्स्टिपेशन या बावल एक्शन आपका ठीक नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है विदाउट एनी रीजन, तो ये अगर कॉफ है विदाउट एनी रीजन, तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो प्लीज तुरंत अपना चेकअप करवाइए। क्योंकि अगर ऐसा है और कैंसर का ये लक्षण हो सकते हैं, उसको अर्ली डिटेक्ट करके हमको क्योर कर सकते हैं। आपका जो सवाल है कि ट्रीटमेंट जो है, हाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अभी आजकल के टाइम पे काफी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आप पर्टिकुलरली उस पेशेंट के लिए, उस कैंसर के टाइप के लिए आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में है तो काफी हाई चांस है ठीक होने का, लेटर स्टेजेस में भी काफी कुछ कैंसर्स ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन हाँ, कुछ कैंसर्स हो सकता है ठीक ना हो, और कुछ कैंसर्स ऐसा है जैसे आपने बताया अभी, एक बार ठीक होने के बाद भी वापस आ सकते हैं, उसको रिलैप्स बोलते हैं। और रिलैप्स में जनरल फीलिंग ये है कि रिलैप्स यूजुअली डिफिकल्ट होता है ट्रीट होना, लेकिन कुछ कैंसर्स में रिलैप्स के बाद भी आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो होप है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैंसर का वर्ड सुन के हम लोग ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर्स के पास ना जाएं, अपना ट्रीटमेंट सीख ना करें। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, और अगर डायग्नोस होता भी है तो उसको हम डील कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट के द्वारा काफी लोगों को ठीक भी किया जा सकता है। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। और ये याद रखना चाहिए, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। मतलब स्क्रीनिंग से वो स्टेज पकड़ा जाता है जो कैंसर से पहले वाला स्टेज, वो अगर स्टेज पकड़ा जाए तो फिर वो इलाज तो बहुत ही आसान है। और तो दुनिया भर में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में स्क्रीनिंग इतना हो रहा है, और ये कैंसर की स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उनके स्टेज बहुत ही कम है, और जो भी हो रहे हैं बहुत जल्दी पकड़ा जा रहा है, ताकि उनका इलाज भी बहुत जल्दी हो जाता है और रिकरेंस भी नहीं होता, दोबारा नहीं होता, और पूरा क्योर संभव है। बिल्कुल। और मैम ये भी एक चीज़ सामने आई है, जैसा कि आपने बात की कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उससे भी होता है कैंसर होता है, हम सब ये चीज़ जानते हैं, लेकिन क्या प्रदूषण की वजह से भी ये हो सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको फेफड़ों का कैंसर होता है लेकिन वो स्मोक नहीं करते हैं, तो इसका मेन कारण क्या प्रदूषण भी है? ज्यादा तो जो देखा गया है कि स्मोकिंग से ही जो रिस्क है कैंसर, जो लंग कैंसर है, बाकी और कैंसर से भी जुड़ा हुआ है स्मोकिंग का। हमें पता है पैंक्रियास की कैंसर है, जो सर्वाइकल के, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, काफी कैंसर लिंक्ड है इस स्मोकिंग से। अभी प्रदूषण का ये कि लंग्स को तो खराब करता है, और उसमें मतलब एक है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस से जो एस्बेस्टॉस के फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका खतरा उसमें बढ़ जाता है, जो एपिथेलियल प्लूरल कैंसर, जो लंग के लाइनिंग का कैंसर है। अभी तक प्रदूषण से डायरेक्टली हम कैंसर का वो तो नहीं पता है, बट हाँ प्रदूषण से तो लंग्स तो खराब होते ही हैं, लंग्स पे इफेक्ट होता है। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये कारण हो सकता है? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, और अभी मैं पढ़ भी रही थी तो इसमें है ऐसी चीज। नहीं, बिल्कुल एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंसर और बाकी कंडीशंस, नॉट सिर्फ कैंसर बट बाकी जो
और भी कंडीशंस है जिनको बोलते हैं क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के साथ बिल्कुल रिलेशनशिप है। और पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आसपास, जो हवा जो हम सांस ले रहे हैं उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे डॉक्टर कहते हैं बोले, इसको डायरेक्टली प्रूव करना बहुत मुश्किल है, जी। लेकिन जो आप एपिडेमियोलॉजी देखते हैं, जैसे आप ट्रेंड देखते हैं पिछले 1 दशक से या 2 दशक से, और एनवायरनमेंट, खाने का हमारा जो 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 पैटर्न है, सेडेंटरी लाइफ मींस एक्टिविटी कम हो गई है ज्यादातर, जो है मतलब आप घर से निकलते गाड़ी में बैठते हैं और अपने ऑफिस बैठते हैं, फिर से गाड़ी में बैठ के वापस ऑफिस, तो जो एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम हो गई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बेशक जो है कैंसर का जो है कारण है, और वो और भी बाकी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स। बिल्कुल। सरिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, जैसे आपने कहा कि मेनोपॉज के बाद ओबेसिटी के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, उसके बाद आपको जाहिर सी बात है कि ओबेसिटी की वजह से कैंसर होता है, तो यानी कि ये माना जाए कि मेनोपॉज के बाद इसके स्कोप ज़्यादा हो जाते हैं कैंसर के। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मेनोपॉज के बाद जैसे काफ़ी चीज़ें, कैंसर का रिस्क तो बढ़ता ही है। एक तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में जो सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जो जिसका कारण है वो एचपीवी इन्फेक्शन, जो 30s में, मतलब और भी पहले, मतलब जब शादी होती है, जब संबंध शुरू होता है, उसी टाइम इन्फेक्शन होता है। पर उसका जो इन्फेक्शन से जो 10-15 साल के बाद ही उसका इफेक्ट आता है, जो कैंसर बनता है। तो जो कैंसर जो प्रेजेंट करता है वो का मतलब 40s में आता है कैंसर जो बनता है। तो मतलब ये पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉज। तो जब भी अगर मेनोपॉज के बाद जिसका ब्लीडिंग होती है, एक तो हम ये चेक करते हैं कि कहीं सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर नहीं है, कहीं यूट्राइन कैंसर तो नहीं है। तो ये 2 चीज़ें। और ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, ओवरी का भी, अंडेदानी अंडाशय के का कैंसर भी उस एज में ज़्यादा हो जाता है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं ब्लीडिंग के, मेनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होती है, हमें ये सब चेक करना होता है। और सुनील जी, क्योंकि आज कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कैंसर का शब्द सुनने में ही बहुत ज़्यादा भयावह लगता है और हर कोई डर जाता है। ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को, जैसे सिम्टम्स को लेकर, उपाय को लेकर, डॉक्टरी सलाह को लेकर? तो सबसे पहले तो ये हमको सबको मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कैंसर एक रियलिटी है। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उसका डेफिनेटली पिछले दशक से इंसिडेंस काफी बढ़ा है, नंबर्स काफी बड़े हैं। उसके काफी कारण है। एक तो कारण ये भी कि अब जो जो हमारी जो लाइफ स्पैन है, जो आजकल जो लाइफ स्पैन है लोगों का, वो एक्सटेंड वो बढ़ा है। पहले 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले से जो लाइफ स्पैन बढ़ा है, तो जब आपका जो पॉपुलेशन है, जब एजिंग पॉपुलेशन होगी, जो उनकी उम्र ज्यादा होगी पॉपुलेशन, तो कैंसर का जो है नेचुरल इंसिडेंट जो है ज्यादा होगा, और वो बड़ा भी है। लेकिन जैसे हमने बात की कि ये काफी एनवायरमेंटल, हमारे जो आसपास का जो हमारा रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंट है, उसका काफी रोल है। तो इसलिए हम आपके द्वारा सब दर्शकों को ये जो है मैसेज देना चाहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और जैसे डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था कि वो कि जो इसका जो कन है, इसका जो शुरुआत है, वो बहुत पहले पड़ जाता है उम्र में। हम कहते हैं कि हाँ जी, कैंसर 40s में, 50s में, 60s में ज्यादा कॉमन है, लेकिन उसका जो कन है, उसका जो शुरुआत है, वो बहुत पहले होता है। उसका जो आपका जो लाइफस्टाइल बचपन में है, जो आपका जो लाइफ एनवायरमेंट एक्सपोजर बचपन से या अर्ली चाइल्डहुड से, अर्ली लाइफ से है, वो वहां से शुरू होता है। तो इसलिए हमको शुरुआत से अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए। हम लोग एक एक कहते हैं ओबेसिटी एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, क्योंकि डाइट जो है रोटी चावल ने रिप्लेस कर दिया है पिज्जा और बर्गर ने। तो इसलिए जो हमारा जो लाइफस्टाइल है काफी, और ये जो एक सुनामी आने वाली है अगले 20 साल के बाद में, क्योंकि हमारे बच्चे जो अभी जो खा रहे हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो आगे जाके उनका जो है उसका असर हमको दिखेगा 20 साल 30 साल के बाद में। तो एक तो वो लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अपने लिए 30 से 45 मिनट अपने लिए निकालिए रोज। आप चलिए, आप हॉकी खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, साइकिलिंग करिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, लेकिन 30 से 45 मिनट अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना पड़ेगा आपको। खाना हेल्दी पड़ेगा आपको, नेचुरल खाना, जो भी नेचुरल खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं, जंक फूड नहीं, जो भी है वो आपको खाना पड़ेगा। और दूसरा, सिगरेट से दूर रहें, अल्कोहल लिमिटेड क्वांटिटी में पी, और
जो स्क्रीनिंग की बात करेगी, डॉक्टर सरिता ने बात करी, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ना सोचे कि मैं कैंसर से इम्यून हूं, मेरे को नहीं हो सकता है, किसी और को हो सकता है लेकिन मेरे को नहीं हो सकता है। जो हाँ जो वो मानसिकता है, जो मिथ है, बिल्कुल। और उसको ब्रेक। सर आपने एक बड़ी अहम बात की, सरिता जी से इसका छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी, इस समय बहुत कम है। जो अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड लाइफस्टाइल की, क्योंकि बीइंग अ मदर हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का ठीक से देखभाल करें, अच्छी हेल्थ हो, लेकिन कभी कभी जंक फूड को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो क्या 45 मिनट का वर्कआउट या फिर उनका खेलना कूदना, फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ कंपलसेट कर देगी उनके जंक फूड के साथ? हाँ, मतलब ये नहीं कि जंक फूड डेली खाए, हफ्ते में एक बार करें, मतलब कुछ तो लिमिट कर सकते हैं जी जी बिल्कुल। एज पेरेंट्स, कि वो और एक्सरसाइज बढ़ाए, उनका उनका मतलब जो डाइट में ज्यादा फाइबर, फ्रूट्स ये ज्यादा ले। और ये बच्चों में, लड़कियों में मतलब ये एक वैक्सीन भी है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनी है वैक्सीन, और हमारे कंट्री में सीरम इंस्टीट्यूट जो है कंपनी, उन्होंने भी बनाई, इंडियन मेड वैक्सीन भी है उपलब्ध। तो ये टीका बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। जी 9 से 14 साल की उम्र में लगे तो फिर उनका उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है, और वो बॉडी की को फाइट करने की बिल्कुल। शक्ति उनमें और आ जाती आज है। हमारा तो जब भी वायरस उनको उनके उद्देश्य भी यही था कि बॉडी। वर्ल्ड कैंसर डे है और इसके जरिए आप दोनों यहाँ पर आए, आपने इतनी अहम चर्चा की और साथ ही साथ आपने बताया कि किस तरह से ये क्योर किया जा सकता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।